दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। वैसे तो फोर्थ सेमेस्टर की पूरी सीरीज हमने बनाई हुई है, आप लोग देख रहे होंगे और आपकी तैयारी पूरी हो गई होगी। कुछ लोगों ने तो सोचा होगा शायद अब वीडियो नहीं आएगी, भाई प्लेलिस्ट को देखकर चलो। लेकिन पिछले 3 से 3.5 घंटे खराब करने के बाद ये मोस्ट वांटेड पीडीएफ हमने बनाई है, जिसमें 100 के करीब क्वेश्चन भैया इकट्ठे करे हैं, क्योंकि कमेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे थे। तो कल सुबह आपका 11 बजे पेपर है, अभी हम इसे शूट कर रहे हैं रात के 10 बजे, ठीक है। कितने बजे अभी ये अपलोड होगी, 10:30 बजे, 11 बजे, वो बात की बात है। लेकिन इसमें से अगर 15-20 क्वेश्चन भी आपके फंस जाते हैं, जो कि फंस सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो 15 मिनट पहले भी वीडियो देख रहे हो तो देख लो इसे। क्यों? क्योंकि अगर 15-20 फंस गए ना, तो तुक्के भी लगाओगे तब भी 25 नंबर आ जाएंगे, बहुत आराम से पास हो जाओगे। बिल्कुल बकवास किए बिना फटाफट से सारे विकल्प आपको दे देते हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, Which of the following represents the electronic configuration of inert gas? कौन सा कन्फिग्रेशन इनर्ट गैस यानी अक्रिय गैस कन्फिग्रेशन है? तो सभी को पता है अक्रिय गैस कौन कौन सी होती है भाई। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनॉन है, रेडॉन है। नंबर भी बता दें तो 2 है भैया, इसका नंबर 10 है, इसका 18 है, इसका 36 है, इसका 54 है और इसका भाई 86 है। तो गिन लो, 2 आ जाए, 10 आ जाए, 18 आ जाए, 36 आ जाए, 54 आ जाए या 86 आ जाए, वही इनर्ट गैस होगा। कैसे गिनेंगे भैया, आओ गिनवाते हैं। 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18। तो टोटल नंबर कितने हो गए भाई? 18 हो गए। ठीक है सर जी, 18 का मतलब आर्गन है, ये इनर्ट गैस है। द क्वांटम नंबर विच रिप्रेजेंट्स द एनर्जी एंड पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं, NLMS, मुख्य दिगंशीय चुंबकीय चक्रण। इनमें से कौन सी वाली इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और पोजीशन को बताती है? तो N यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेनली होती है, जो ऊर्जा और पोजीशन को बताती है। थोड़ा सा बढ़ाते हुए चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है। द प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द नाइट्रोजन एटम कैन बी एक्सप्लेन्ड। नाइट्रोजन एटम में भैया 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। हुंड ने कहा था डब्बे को कहते हैं ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दोनों की स्पिन अपोजिट होती है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुंड के नियम से हम लोग समझ सकते हैं। डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 होते हैं। S P D F, S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। ठीक है, फटाफट से थोड़ा बढ़ा रहे हैं क्योंकि कल सुबह आपका पेपर है। द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ K एंटर्स इनटू 4s ऑर्बिटल थ्रो इट हैज वेकेंट 3d ऑर्बिटल। दिस फैक्ट इज बेस्ड ऑन, देखो भैया ध्यान से समझो, द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ K एंटर्स, जैसे जो अफबाऊ का नियम है, अफबाऊ का नियम का गाना क्या होता बताओ भैया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10। तो भैया अफबाऊ के नियम से 4s वाला ऑर्बिटल पहले आता है, इसकी एनर्जी कम होती है, इसी वजह से 4s ऑर्बिटल पहले भरा जाता है। विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज ट्रू? कौन सा क्वांटम नंबर का जो सेट है वो ठीक है 3pz के लिए? ध्यान से समझिए भैया। तो 3pz के लिए कैसे निकालते हैं समझो। ये लिखा हुआ है 3pz, जो यहां पास में लिखा होता है ये n की वैल्यू होती है। तो n की वैल्यू कितनी है भाई? 3 है। फिर टेबल लो, S P D F 0 1 2 3। P के लिए जो L की वैल्यू है भाई वो 1 होती है। तो N की वैल्यू तो यहां से देख के लिख ली 3 है। L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि P के लिए SPDF, S के लिए 0, P के लिए 1 होती है, तो 1 लिख दी भाई। ठीक, P में 3 डब्बे बनते हैं यानी 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक, तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा और तीसरा, इसे कहते हैं PX, PY और PZ। तीसरे वाले को PZ कहते हैं। M की वैल्यू निकालने के लिए L पे निर्भर करते हैं, प्लस L से शुरू करते हैं यानी +1, फिर 0, फिर -1। तो PZ वाले में -1 आ जाएगा, यानी जो सही सेट होगा वो N = 3, L = 1 और M = -1 होगा भाई। ठीक है। द रेडियल पार्ट ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल, जो रेडियल पार्ट है वो किस पर डिपेंड करता है? तो N और L का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। डेल्टा X × डेल्टा P, पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं निकाल सकते, या तो बड़े हैं या बराबर हैं। h/4π के हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है। डी ब्रॉगली समीकरण होती है लैम्डा बराबर h/mb। विच ऑर्बिटल डज नॉट हैव एनी नोडल प्लेन, जिसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होता, स्फेरिकली भैया ये एक्टिव होता है। कौन सा ऑर्बिटल होता है? S ऑर्बिटल होता है भाई। ठीक,
द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, ये बोरबरी योजना है। बोरबरी योजना कहती है कि 2n², n का मान 1 रख दो, k में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, n का मान 2 रख दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन l में आ जाएंगे। तो k l m n इस तरीके से हम लोग निकालते हैं 2n² की सहायता से। विच क्वांटम नंबर इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम SWE, का मतलब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कौन सी क्वांटम नंबर नहीं निकलती? n निकलती है, l निकलती है, m निकलती है, s का मान नहीं निकाला जा सकता। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का मान क्या होता है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का मान होता है v माइनस का h² अपान में 8π² m डेल स्क्वायर, ये होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का मान। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कैसे लिखते हैं? तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का फार्मूला होता है डेल स्क्वायर साई प्लस 8π² m अपान h², E माइनस का V साई बराबर 0, ये होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Ni डबल पॉजिटिव, जो निकेल होता है भैया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, निकेल का नंबर होता है 26। जरा देखना भैया 26, इसका विन्यास कैसे बनेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d छोड़ा 4s2, 26 नंबर है तो 3d में 6 आते हैं भाई, सीधी सी बात है। निकेल डबल पॉजिटिव, निकेल डबल पॉजिटिव का मतलब है कि जब देखो ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, निकेल का नंबर 28 होता है भाई, ठीक है, 28 नंबर होता है। तो यहां पे डी में कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। अब ध्यान से समझना भैया, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 8 28, ठीक। Ni के ऊपर जब 2 प्लस लाओगे, Ni के ऊपर डबल पॉजिटिव आएगा, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे देंगे, ये लो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, 26 का बन गया। डी में 5 डब्बे बनते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी बिना जोड़े के Ni डबल पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं। फिलहाल तो अभी आप लास्ट टाइम पे देख रहे हो, तो Ni डबल पॉजिटिव में बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं, याद रखना भैया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर इन द टाइट्रेशन ऑफ आयोडीन विद हाइपो, हाइपो से जब रिएक्शन कराते हैं आयोडीन की, तो इंडिकेटर के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो स्टार्च का रूप करते हैं इंडिकेटर के रूप में। बहुत बार पेपरों में ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ठीक है। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड कैन बी कैलकुलेटेड, इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार को कैसे निकाल सकते हैं? तो भैया मोलर मास, जितना भी भार है वो उसे भाग दे दो बेसिसिटी यानी क्षारकता से। अम्लों में होती है क्षारकता, क्षारों में होती है मोलरता। जैसे HCl है, HCl एक एसिड है, कितने H है इसमें? 1, तो ये इसकी बेसिसिटी कहलाएगी भाई, ठीक है। द लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन इज, जो कम से कम एनर्जी ट्रांजिशन होती है वो कितना होता है? N2π ट्रांजिशन जो है, या फिर N2π* जो विकल्प में दे रखा हो, वो लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन है भाई, ठीक। द चेंज इन फ्रीक्वेंसी बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन रमन इफेक्ट, जो रमन स्पेक्ट्रम में चेंज इन फ्रीक्वेंसी होता है, स्कैटरिंग मतलब तो बिखरने से लाइट, उससे क्या होता है? उससे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें आपस में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एब्जॉर्ब्स यूवी रेडिएशन, कौन है जो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है? एसीटोन यानी CH3COCH3 एसीटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है। Which of the following molecule will not exhibit rotational spectrum, कौन रोटेशनल स्पेक्ट्रम शो नहीं करता? CO2 रोटेशनल स्पेक्ट्रम शो नहीं करता है। The spacing between successive spectral lines in rotational spectra ऑफ अ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए भाई 2 लाइनों के बीच का स्पेस कितना होता है? तो 2b होता है, और v क्या होता है? रोटेशनल कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां भी b 1/b 1/2b या 2b दिख जाए, 2b पे फटाफट से टिक लगा देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल नॉट शो रोटेशनल स्पेक्ट्रम? CO2 नहीं शो करता है। IR एक्टिव मॉलिक्यूल कौन है? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड IR एक्टिव मॉलिक्यूल है। टेलीग्राम पे अपना फ्री में चैनल है बी डिकेडियन BSc, 75,000 के करीब लोग वहां पे जुड़े हुए हैं। अभी ये वीडियो रात के 11 बजे भी पड़ेगी ना, तो कल 11 बजने में भाई 12 घंटे हैं। तुरंत PDF शेयर करेंगे साथ में, बस एक बार देख डालो, एक बार भी देखोगे तो विकल्प आराम से टिक कर लोगे। IR रीजन कॉरेस्पॉन्ड टू मिड इंफ्रा, देखो भैया जो IR रीजन है वैसे तो 12,000 से 200 के बीच में होता है, लेकिन जो मेन वाला है मिड इंफ्रारेड, हमने लिख भी दिया है, वो 4000 से 200 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में होता है। जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस फ्रीक्वेंसी होती है तो न्यू बार बराबर 1/2πc√k/μ, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का ये फार्मूला है। कौन सी सीरीज जो है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन यानी यूवी, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये सीरीज होती है। इसमें से जो लाइमन सीरीज होती है ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में पाई जाती है। शिफ्ट ऑफ एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा टू अ शॉर्टर वेवलेंथ, कम वेवलेंथ के लिए जो शिफ्ट होती है उसे क्या कहते हैं? हिप्जोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं या फिर ब्लू शिफ्ट कहते हैं। ज्यादा वेवलेंथ वाली को क्या कहते हैं? रेड शिफ्ट कहते हैं भाई, ठीक है।
द सिलेक्शन रूल फॉर ट्रांजिशन इन रोटेशनल एनर्जी लेवल ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसके लिए जो रोटेशनल एनर्जी लेवल के सिलेक्शन रूल होते हैं वो भैया सीधी सी बात है, एलएस जब कपलिंग होती तो जे बनता है, तो डेल्टा जे की वैल्यू +-1 होनी चाहिए। सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल एनर्जी लेवल ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। द डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी इन द रमन स्पेक्ट्रम, कितना इंसिडेंट मतलब कितना टकराया और स्कैटरिंग कितना बिखरा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग रमन फ्रीक्वेंसी या रमन शिफ्ट कहते हैं। रोटेशनल एनर्जी सबसे कम होती है, वाइब्रेशनल उससे ज्यादा होती है और इलेक्ट्रिक वाली एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन आईआर इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप रीजन, क्रियात्मक समूह वाला जो आईआर रीजन होता है वो कितना होता है, तो 4000 से 1300 सेंटीमीटर इनवर्स को फंक्शनल ग्रुप रीजन कहते हैं। कौन पाउली के नियम को फॉलो नहीं करता, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब फॉलो करते हैं। विकल्प में अगर फोटॉन है तो फोटॉन पे टिक करो, विकल्प में अगर फोटॉन की जगह बोसॉन है तो आप बोसॉन पे टिक करो। इस तरीके से चीजें चलती हैं। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शोन बाई, जो वेव नेचर है तरंग फलन है उसे किससे हम लोग देख सकते हैं, तो विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन, भैया तेजी से आया किनारे पे टकराया और मुड़ गया, इससे पता चलता है कि ये वेव नेचर भी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन टाइप वो शो करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिलेटेड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या दिखाता है, ओरिएंटेशन दिखाता है। स्पिन क्वांटम नंबर क्या दिखाता है, स्पिन को दिखाता है इलेक्ट्रॉन के। एल क्या दिखाता है, सबशेल को दिखाता है। एन क्या दिखाता है, शेल को दिखाता है। पोजीशन को दिखाता है, एनर्जी को दिखाता है। इम्पॉसिबल ऑर्बिटल इज, तो 3f एक इम्पॉसिबल ऑर्बिटल है, 3f नहीं बनता भैया, n+l के नियम से ये गलत है, 3f नहीं होता। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 4f और 5f दो ही होते हैं। 4f वाले को लेंथेनाइड कहते हैं, 5f वाले को एक्टिनाइड कहते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं होता भाई, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT जो है वो किसने दी, हुंड और मुलिकन ने दी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ, किसका इस्तेमाल किया जाता है सब्सटेंस के प्योरिफिकेशन के लिए, उन्हें सुरक्षित करने के लिए, उन्हें साफ करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। स्टेरॉइड्स जो होते हैं उन्हें कैसे पता कर सकते हैं, स्टेरॉइड्स को हम लोग पढ़ सकते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। एथिल अल्कोहल, खून में एथिल अल्कोहल की मात्रा, दारू तुमने पी है या नहीं, कैसे पता करोगे, तो GC यानी गैस क्रोमेटोग्राफी के द्वारा पता कर सकते हैं। गिव्स द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, एंगुलर नोड्स को कैसे पता करोगे, तो AG मूथल क्वांटम नंबर के द्वारा एंगुलर नोड्स यानी L के द्वारा पता करते हैं। एनी टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन नॉट हैव द सेम 4 क्वांटम नंबर्स, किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। ये किसने बताया, पाउली ने बताया है, पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ये भाई, ठीक। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज यूनिफॉर्म इन एवरी डायरेक्शन, कहीं भी भैया इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। यूनिफॉर्मली का किस में हो सकता है, जो भैया गोल गोल हो तभी तो कहीं भी मिल सकता है, गोल में कोई डायरेक्शन है ही नहीं, तो ये s ऑर्बिटल में होता है भाई। एज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन डिक्रीजेस, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है, डिक्रीजेस का मतलब घटती है, द इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती है उसकी इंटेंसिटी यानी जो तीव्रता है वो पहले बढ़ती है, फर्स्ट इंक्रीजेस फिर डिक्रीज करने लगती है। जीमान इफेक्ट इज द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, जो जीमान इफेक्ट होता है उसमें क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं उनकी स्प्लिटिंग यानी वो टूटना शुरू हो जाते हैं, इसी को हम लोग जीमान इफेक्ट कहते हैं। इन मेडिसिन विच ऑफ द मेंशन्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो मेडिसिन वगैरह होती हैं, कैंसर यूटिलाइज टू किल कैंसर, कैंसर वाली कोशिकाओं को मारने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो गामा रेस का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर वाली रेस को मारने के लिए। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो तरंगों की होती है। कॉम्पिटेंस शिफ्ट किस पर डिपेंड करती है, तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग यानी जो लाइट बिखर रही है वो किस एंगल से बिखर रही है। फॉर अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, डाई एटॉमिक अगर कोई मॉलिक्यूल है जैसे H2 है, N2 है, O2 है, इसके लिए जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो कितनी होती है, तो 1 होती है। ये भी इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डी ब्रोगली रिलेशन, अगर वेलोसिटी जो है वो इनफाइनाइट हो जाए, ध्यान से समझो, लैम्डा बराबर h/mv, अगर v की वैल्यू अनंत है, इनफाइनाइट है, तो जाहिर सी बात है इसका उल्टा ही है, तो लैम्डा की वैल्यू यानी वेवलेंथ क्या हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज, यूवी जो किरणें होती हैं उनकी वेवलेंथ कितनी होती है, 100 से 400 नैनोमीटर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ लैम्बर्ट बियर्स लॉ, जो लैम्बर्ट बियर्स लॉ है नॉन मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस पे फॉलो नहीं होता। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है जो फेज डिफरेंस है वो 0 होना चाहिए, सब एक जैसी तरंगें चलें तब हम लोग उसे कहते हैं मोनोक्रोमेटिक। तो जो नॉन मोनोक्रोमेटिक है उन पे लैम्बर्ट बियर लॉ लागू नहीं होता है। नंबर ऑफ वाइब्रेशनल बॉन्ड, CO2 में कितने वाइब्रेशनल बॉन्ड होते हैं, तो 4 होते हैं।
एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके काम में आती है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता कर सकते हो, एरोमेटिसिटी पता कर सकते हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पता कर सकते हो, ये सब बताती है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑक्सोक्रोम कौन नहीं है? SH एक ऑक्सोक्रोम नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ फोटोन इज रिक्वायर्ड फॉर द कॉम्पटन इफेक्ट टू अकर? कॉम्पटन इफेक्ट के लिए हम लोग एक्स रेस की इस्तेमाल करते हैं, एक्स रे फोटोन की जरूरत पड़ती है कॉम्पटन इफेक्ट के लिए। रेडियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट इन टू सॉल्वेंट इज कॉल्ड? किसी विलायक में जो कंसंट्रेशन होता है, भैया सीधी सी बात, टू सॉल्वेंट्स का मतलब क्या? दो विलायक हैं, उसमें कुछ हमने घोला गया है, इसमें भी घुल गया, इसमें भी घुल गया, उनका जो रेशियो है उसे डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट कहते हैं, डी से लिखते हैं। अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड एनर्जी एमिटेड बाय अ बॉडी। देखो भैया, पुट फॉरवर्ड बाई, जो नहीं कोई ब्लैक बॉडी है, जैसे काला जो कलर होता है सबसे ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करता है, सबसे ज्यादा एमिट भी करता है। ये सब किसने बताया? रिलेशनशिप किसने बताई भाई? तो किरचॉफ ने बताई। वेव नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन, वेव जो तरंग संख्याएं होती हैं भैया उसे सेंटीमीटर इनवर्स से व्यक्त करते हैं, इसकी यूनिट होती है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके फंक्शंस को कैसे लिखोगे? तो पहला फंक्शन साई है, साई भी दोनों को जोड़ोगे वो टोटल फंक्शन के बराबर आ जाएगा। बोहर का जो मॉडल है उससे एंगुलर मोमेंटम निकाला जाता है, कोणीय संवेग MBR बराबर होता है NH/2 पाई के भाई, ठीक है। वो कक्षाएं जिनमें इतना कोणीय संवेग होता है MBR बराबर NH/2 पाई, उनमें ना तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है ना घटती है, वो लगातार चक्कर लगाता रहता है। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड बाय अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया, भैया जो एनर्जी की वैल्यू है, ये स्टीफान का नियम है, ध्यान से समझो। एनर्जी की वैल्यू होती E बराबर सिग्मा T की पावर 4, स्टीफान का नियम होता है, सिग्मा यहाँ पे स्टीफान कांस्टेंट होता है। फिर भाई पोजीशन और मोमेंटम की जो गुणा या बराबर है या बड़ी है H/4 पाई के, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का ये सिद्धांत होता है। अगला क्वेश्चन देखें तो प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द नाइट्रोजन एटम। एक बार फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नाइट्रोजन एटम में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसे हम लोग बता सकते हैं हुंड के नियम की सहायता से। इन रमन स्पेक्ट्रम मिडिल लाइन जो होती है बीच वाली, उसे रैले लाइन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हुक का नियम क्या होता है? F बराबर माइनस का KX, ये हुक का नियम है, याद रखना भाई, ठीक। हाउ मेनी सिग्नल्स इन NMR स्पेक्ट्रा ऑफ एथिल एल्कोहल? एथिल एल्कोहल के कितने सिग्नल बनते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में? तो 3 बनते हैं। विच मॉलिक्यूल विल शो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम? कौन सा मॉलिक्यूल रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम शो करता है? तो HCl। करेक्ट ऑर्डर की बात करें तो 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, ये भैया ऑफबाउ प्रिंसिपल वाला है, तो इस तरीके से करेक्ट ऑर्डर हो सकता है। कॉम्पटन शिफ्ट का फार्मूला डेल्टा लैम्डा बराबर H/mc1 माइनस कॉस थीटा होता है। व्हाट आर कंडीशंस विच एन आइजेन फंक्शन, जो वैल्यूज कुछ कंडीशंस को फॉलो करती हैं मुझे उन्हें आइजेन वैल्यू कहते हैं, उन फंक्शंस को आइजेन फंक्शन कहते हैं। साई मस्ट बी कंटिन्यूअस, साई की वैल्यू लगातार होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए, इसे हम लोग कहते हैं आइजेन फंक्शन। यूनिट ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट का मात्रक जूल सेकंड होता है। मॉलिक्यूल्स दैट विल शो रमन स्पेक्ट्रम बट नॉट शो IR स्पेक्ट्रम, कौन सा मॉलिक्यूल है जो रमन स्पेक्ट्रम तो दिखाता है, इंफ्रारेड यानी IR स्पेक्ट्रम नहीं दिखाता है? H2 मॉलिक्यूल यानी हाइड्रोजन गैस होता है। हुक्स लॉ इज इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर एंड स्पीड ऑफ लाइट, भैया ठीक है। जो हुक्स लॉ होता है तो न्यू का मान होता है 1/2 पाई √K/μ, वेव नंबर और स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में यह फार्मूला है। साइज ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का जो साइज है वो किससे पता चलेगा? n से पता चलेगा भाई, सीधी सी बात है। n की वैल्यू से पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन है, सारी चीजें। एनी फंक्शनल ग्रुप विच एब्जॉर्ब्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, कोई भी भाई जो है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है इन विजिबल रेंज एंड दिस इम्पार्ट सर्टेन कलर टू द कंपाउंड, इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोफोर। क्रोमोफोर का काम ही यही होता है, किसी कंपाउंड जो डाई होती है, डाई में कलर किसके कारण आता है? क्रोमोफोर के कारण कलर आता है भाई, ठीक है। सरल भाषा में वो सब्सटेंस जो कलर दिखाते हैं उन्हें हम लोग क्रोमोफोर कहते हैं भाई, ठीक। अगला है साई स्क्वायर की वैल्यू क्या दिखाती है? तो साई स्क्वायर दिखाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल एट दैट पॉइंट, कि कोई पार्टिकल उस पॉइंट पे कितना हो सकता है, उसकी क्या संभावना है, ये साई स्क्वायर की वैल्यू बताता है, ठीक है। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम क्या है? तो रेडियो, माइक्रोवेव, IR, विजिबल, UV, एक्सरेज और गामा की सबसे ज्यादा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है काहे का? इन सभी जो भी तरंग दैर्घ्य हैं, वेवलेंथ है उनका। आगे की बात करें, ये एनर्जी का बढ़ता हुआ ऑर्डर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो प्योर रोटेशनल, कौन प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम नहीं दिखाता है? CO2 प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम नहीं दिखाता है। रमन लाइंस हैविंग वेवलेंथ ग्रेटर देन दैट ऑफ इंसिडेंट वेवलेंथ आर कॉल्ड, वो लाइंस
जितना टकराया उससे ज्यादा वेवलेंथ अगर मिल रही है तो उन्हें स्टोक लाइंस कहते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी की बात करें, n टू पाई स्टार की ऊर्जा सबसे कम, पाई टू पाई स्टार उससे ज्यादा, n टू सिग्मा स्टार उससे ज्यादा, और सिग्मा टू सिग्मा स्टार की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। मैटर वेव का कॉन्सेप्ट डी ब्रॉगली ने दिया था। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर n इक्वल्स टू 4। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं n का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? तो क्या होती है? तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड इल्यूशन टाइम, यानी कोई जो सॉल्यूट है, जो विलय घोला गया है, उसका कंसंट्रेशन कितना है, कितना टाइम लग रहा है, इस सब से हम लोग क्रोमेटोग्राफी से ऑब्जर्व कर लेते हैं उसका कलर क्या है, सारी चीजें क्या हैं। इन मास स्पेक्ट्रम M18, जो मास स्पेक्ट्रम होता है M18, जो पीक है वो क्या दिखाता है? तो वाटर मॉलिक्यूल के लॉस को दिखाता है कि कितना पानी खत्म हो गया है। यूज ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज कहां होता है? तो डिटर्मिनेशन मासेस ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके द्रव्यमान कितने हैं उन्हें नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मास स्पेक्ट्रा ऑल्सो कॉल्ड, मास स्पेक्ट्रा को ही मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। विच फोर्स इन्वॉल्व इन क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, लंडन फोर्सेस हैं, डिस्पर्सियन फोर्सेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हैं, ये सब कुछ इन्वॉल्व होता है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी किस पे आधारित होती है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन पर, यानी जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस लग रहे हैं उन पर आधारित है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। कलर राइटिंग को ही हम लोग क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। भाई ये लगभग 90 से 100 के करीब विकल्प हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सभी को देख डालो। टेलीग्राम पे अपना फ्री में चैनल है BDKDN BSc, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। जैसे ही वीडियो पड़ेगी वैसे ही PDF शेयर कर देंगे, नहीं हो कमेंट कर देना। फिलहाल इस समय बहुत एक्टिव है, पिछले 3-4 घंटों में बैठ के क्वेश्चन छांटे हैं, नहीं है भैया हम फिर कहेंगे डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है फ्री वाली पूरी देख डालो, उससे बाहर पेपर नहीं आएगा, ठीक है। एक एक करके पूरी प्लेलिस्ट कितनी बड़ी होगी बताओ? पूरी प्लेलिस्ट अगर देखोगे बहुत ज्यादा लगेंगे, 2-3 घंटे भगा भगा के देखो। विकल्प वाला पेपर है, विकल्प वाले पेपर में एक बार भी देखा हुआ होगा ना तो लगेगा यार ये वाला ठीक है, क्योंकि और कुछ आता ही नहीं है। हाँ ये सुना सुना लग रहा है, उसी पर टिक लगाओगे अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।